हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुगल एम्पायर खत्म होने के बाद और दिल्ली सल्तनत जो के समय कुछ और दूसरे भागों में, दिल्ली के अलावा दूसरे भागों में कुछ छोटे छोटे राज्य का उदय हो गया था, उनके बारे में बात करेंगे। कंटेम्पोररी प्रोविंशियल किंगडम का मतलब हुआ कि क्षेत्रीय जो उस समय के, जैसे दिल्ली सल्तनत था, उस सल्तनत के समय और दिल्ली के अलावा और दूसरी जगह जो छोटे राज्य का उदय हो गया था, उसके समकालीन समय में उसको कहा जाता है कंटेम्पोररी प्रोविंशियल किंगडम। जैसे दिल्ली सल्तनत के समय हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिनका राज्य था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था, उनका लगभग 1325, उनका राज लगभग 1325 से 1351, इसके बीच में मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उनकी डायनेस्टी थी। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत कमजोर हुआ था, तो दक्षिण भारत में नए राज्य का उदय हो गया था, जिनमें से एक था बहमनी, दूसरा विजयनगर। उसी के साथ साथ क्या कहते, एक मदुरै में भी शासन का फाउंड हो गया था, मदुरै में भी, साउथ इंडिया में था। तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था बहमनी और विजयनगर, जो इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की और विजयनगर की स्थापना किसने की, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा पार्ट हमारा जो है, एक है मुगल एम्पायर। जैसे ही मुगल एम्पायर, लास्ट मुगल रूलर खत्म हुआ था, बहादुर शाह लास्ट, या कैसे औरंगजेब, जो हमारा औरंगजेब के टाइम का काल था, औरंगजेब के बाद ही मुगल सल्तनत का पतन होने शुरू हो गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद मुगल सल्तनत की भारत के अनेक भागों पे पकड़ कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण देश के दूसरे भागों में कई सत्ताएं स्थापित हो गई थी, जिसमें से पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में सिख हो गए थे और दक्कन में मराठा हो गए थे। पूर्वी भारत में, बंगाल में निजाम, वहां पर शाह, वहां पर दूसरी सल्तनत शुरू हो गई थी। फिर साउथ में भी और कई डायनेस्टियां हो गई थी, मराठा के अलावा भी। ये सारे क्षेत्रों में जो है अलग अलग साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो गए थे। तो इन दोनों के बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जैसे इसमें सिख और मराठा इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और उधर विजयनगर और बहमनी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि ये दोनों किंगडम क्या क्या थे, इनकी स्थापना किसने किसने थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बाद जो बहमनी और विजयनगर था, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा मैप है, ये मैप हमें 1400 ईस्वी पूर्व के बारे में बताता है कि लगभग 1400। तो ये काफी बड़ा पीरियड ले रहा है, जिसमें तुगलक वंश पूरा कवर कर ले रहा है, तुगलक वंश का पूरा कवर कर ले रहा है। उसके बाद जैसे सैयद डायनेस्टी 1414 में शुरू हुई थी, तो उसके पहले भारत की स्थिति क्या हो गई थी, तो उसमें हमने देखे ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में है कि ये पूरा जो ग्रीन लाइन वाला है, ये इलाका सिर्फ तुगलक डायनेस्टी के अंडर में था। यहाँ पे राजपूत का साम्राज्य शुरू हो गया था। ये बहमनी वाला इलाका, ये जो क्षेत्र था पूरा, ये बहमनी का इलाका है, हरा वाला, और ये विजयनगर का था। तो मेन चार
के बारे में डिस्कस किया गया, बाद में इधर का या इधर के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये चार में कंसिडर की 1400 के आसपास में भारत में 4 बड़े क्षेत्र थे। ये पूरा राजपूतों के अंडर में था। ये बहमनी किंगडम था जिसमें दौलताबाद था, बीजापुर था, फिर वारंगल, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये सारी मुस्लिम शासक यहाँ पे राज कर रहे थे और विजयनगर में हिंदू शासक राज कर रहे थे, जिसमें विजयनगर, मैसूर, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो मैप के द्वारा हम ये देखते हैं कि तुगलक के बाद यहाँ पर जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसकी स्थापना किसने की, और यहाँ पे जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसकी स्थापना किसने की। दोनों तुगलक वंश के समय ही इनकी स्थापना हो गई थी। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हमारा आता है बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम की स्थापना हसन गंगू ने की, ये याद रखिएगा। हसन गंगू ने हु एज्यूम द टाइटल ऑफ अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। वैसे जनरली हसन गंगू ही ज्यादा न जाता है कि बहमनी किंगडम की स्थापना हसन गंगू ने की थी। उनका पूरा नाम ये था, विद अप्रूवल ऑफ नोबेलिटी 1347 में, ठीक है, उन्होंने 1347 में बहमनी किंगडम की स्थापना की। हसन गंगू ने उनकी कैपिटल कहाँ थी? गुलबर्गा थी। कर्नाटक का आज भी क्षेत्र है गुलबर्गा, वहां पर है। उनके बाद उनका हिज सन एंड सक्सेसर मोहम्मद शाह हुआ, इतना शासन किया। टुक स्टेप टू कंसोलिडेट हिज अथॉरिटी थ्रू ए सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। तो इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट 2 ही चीज ध्यान रखना है कि बहमनी किंगडम की स्थापना किसने की। मेन यही है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहमनी किंगडम की स्थापना हसन गंगू ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या दूसरा ज्यादा पूछ लेगा, उनकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। तो ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। उनके पुत्र ने जो है अपने पिता के द्वारा स्थापित साम्राज्य को और सुदृढ़ करने का काम किया। उनके बेटे का नाम था मोहम्मद शाह था। क्या क्या किया? तो बहमनी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन का मोहम्मद गवा अप्रूव टू बी द मोस्ट इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बहमनी किंगडम। तो मोहम्मद गवा उसके बाद आया था। उनमें से सबसे ज्यादा मोहम्मद गवा सबसे ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उनमें मैनी पैरागनास वेर कन्वर्टेड इनटू क्राउन एंड स्पेशल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम सेंट्रल पैलेस। तो मोहम्मद गवा भी उनके साम्राज्य का एक इम्पोर्टेंट शासक था, जिसने बहमनी किंगडम को काफी अच्छे से संभाला। उनके समय में जो पूरे साम्राज्य को जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में बदला गया और वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट किए गए। डिस्ट्रिक्ट को, परगना जो थे उनको क्राउन के अंडर में लाया गया और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किए गए, और जो जिसका काम था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, लगान लेना और वहां का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासन की देखभाल करना था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तीसरा पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि मोहम्मद गवा कौन था? बहमनी प्रोविंस से बिलोंग करता था। बहमनी किंगडम में ये थोड़ा सा बता रहे हैं, बहमनी किंगडम के अंदर कई छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे, जैसा कि हमने मैप में आपको दिखाया है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि देखिए बहमनी किंगडम में क्या था। एक था बीजापुर। बहमनी किंगडम में और छोटे छोटे साम्राज्य बाद में बन गए थे। बीजापुर बन गया था, एक गोलकुंडा बन गया था, ये सारे जो है बरार वगैरह कई छोटे छोटे, बाद में बहमनी किंगडम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो गया था। उनमें से कौन कौन से था? यही था, एक बरार था जो कि 1884 में स्थापित हुआ था। उसको फतुल्ला इमाद ने स्थापित किया था। बहमनी किंगडम के अंदर फिर बाद में और छोटे छोटे साम्राज्य बन गए थे। उसमें से एक बीजापुर बन गया था। यूसुफ आदिल खान ने इसकी स्थापना की थी। फिर अहमदनगर काफी इंपॉर्टेंट है, मलिक अहमद ने निजाम शाही स्थापित की थी। फिर गोलकुंडा कली शाह ने कुतुब शाही डायनेस्टी को, फिर बिदर एक स्थान अमीर अली बरीद। ये सारे लोगों ने जो है कई बहमनी किंगडम को इतने पार्टों में डिवाइड करके अलग अलग 5 भागों में
बांट लिया था। अलग अलग समय में छोटे छोटे साम्राज्य में बिखर के टूट गया था। बाद में इसका पतन हुआ और इसको जो है औरंगजेब ने जो है सारे बहमनी किंगडम को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये आप समझिए कि जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, बाद में औरंगजेब ने इन सारे किंगडम को, पूरे बहमनी किंगडम को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हमने दिखाया भी था कि औरंगजेब के टाइम जो कितने सारे चीजें जो हैं, ये सारा देखिए मुगल काल का ये नक्शा है, ठीक है। मुगल काल का ये नक्शा है कि जब जो है मुगल एम्पायर ने सारा कुछ ये मिला लिया था। यहाँ देखिए ये मुगल का एम्पायर था, यहाँ पे हमने दिखाया था। तो ये सारा जो है मुगलों ने जो है ये अपने में मिला था। ये औरंगजेब के टाइम का समय था, ये 1826, ये जो पीरियड था, ये वाला दूसरा, ये वाला 1500, ठीक है। ये वाला जो चीज थी औरंगजेब के समय था। फिर मुगल के समय जो कि ये सब कुछ जो है आ गया था। ये यहाँ पे हमने गोलकुंडा वगैरह की बात की थी। आपका जो है इस डायनेस्टी की हमने बात की थी। बहमनी डायनेस्टी यहाँ पे था, ये इस क्षेत्र में बहमनी डायनेस्टी था, लेकिन इसको पूरा जो है औरंगजेब ने बाद में अपने में मिला लिया था, क्योंकि ये मुगल के समय के बाद थी। बहमनी डायनेस्टी आई थी सल्तनत पीरियड के बाद, सैयद वगैरह डायनेस्टी के बाद आई थी। तो वही मैं बता रहा था कि ये सारे को जो है बहमनी किंगडम को मुगल में अंत में बहमनी किंगडम का अंत जो है मुगल साम्राज्य में हो गया था, खत्म हो गया था। मुगल साम्राज्य ने स्थापित कर लिया था। यही हाल बीजापुर का भी हुआ था। अब हम दूसरा एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में 3 डायनेस्टियां थी समय के बाद। पहला 1336 से 45 तक संगम डायनेस्टी ने, जिसको हरियर और बुक्का ने, काफी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर स्थापना हरियर बुक्का 2 भाइयों ने किया था। उनके बाद सुलवा डायनेस्टी आई थी, सुलवा नरसिंह ने किया था। उसके बाद तुलवे डायनेस्टी आई थी वीर नरसिंह ने 1570 में। तो बाद में इसका भी हश्र यही हुआ था कि इसको भी औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। देख लेते हैं। तो विजयनगर में क्या था, राजा होता था, वहां सुल्तान होते थे, तो यहाँ राजा होता था। द थ्योरी ऑफ किंगशिप प्रैक्टिस बाय द किंग, राजा साम्राज्य का मेन होता था। द किंग एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव मैटर। तो राजा जो है संपूर्ण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। वह तीनों शासन के एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी और न्याय और कानून बनाने का, तीनों का काम राजा की देखरेख में ही होता था। पर अंतिम आवाज उसी की सुनी जाती थी। द आइडिया ऑफ किंगशिप वॉज गिवन बाय द कृष्ण देवराय इन हिज। तो विजयनगर का एक इंपॉर्टेंट राजा था कृष्ण देवराय, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अमुद माल्यादा कृष्णदेवराय की एक कृति थी, अमुक्त माल्यादा उनकी कृति थी, उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने राजा के कार्यों के बारे में बताया था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस द किंग वाज द असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेरियस मिलिट्री कमांडर, मैन ऑफ प्रेस्टली क्लास एंड पोएट। तो राजा को उसके शासन में चलाने के लिए एक मंत्रियों की परिषद होती थी, काउंसिल होती थी। उसमें सेना के कमांडर होते थे और बुद्धिमान व्यक्ति और कवि वगैरह शामिल होते थे। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंस पर। तो हर साम्राज्य की तरह विजयनगर एम्पायर भी राज्यों में विभक्त था, मेनी राज्यों में विभक्त था। और जो राज्य थे, द प्रोविंस वेर आल्सो डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन लाइक वेंथे, सीमा, विलेज एंड स्थला इन तमिल पोर्शन। तो प्रोविंस को भी, जैसे हमारे यहाँ भारत देश है तो उसके राज्य हैं, राज्यों के बाद
राज्यों में जिले होते हैं, जिलों में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में फिर गांव होते हैं। तो इसी तरह उस समय के को भी एक राज था, तो उनमें प्रोविंस होते थे। फिर जैसे विजयनगर में जो वहाँ के जिले होते उनको वेंथे, सीमा और विलेज कहा जाता था, और तमिल भाषा में उसको स्थला भी बोलते थे। तो नाडु वॉज ट्रेडिशनली डिवीजन हायर देन विलेज। एक नाडु, नाडु जो है गांव से बड़ा, कई गांवों को मिला के नाडु बनता था। तो कोट्टम वॉज टेरिटोरियल डिवीजन हायर देन परु, विच अगेन वॉज हायर देन नाडु। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, कोट्टम था जो कि परु था, और परु जो है नाडु। तो कहने का मतलब क्या था, विलेज, इसमें क्या था विलेज, विलेज के बाद क्या हो गया, नाडु हो गया, नाडु के बाद क्या, पारू हो गया, पारू के बाद कोट्टम हो गया, कोट्टम के बाद होगा और छोटे छोटे पार्ट में होगा। तो इस तरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान के रखना है, थोड़ा सा दिमाग रखना है। तो ये था आपका विजयनगर के बारे में, ये खत्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविंस जो हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे शुरू में, सिख और मराठा के बारे में, जो कि मुगलों के समय इनकी स्थापना हुई थी। मुगल जब साम्राज्य थे उसी समय धीरे धीरे ये छोटे छोटे सिख और मराठा उदित हुए थे, और बाद में चल के ये काफी ताकतवर हुए, और सिखों और मराठाओं का अंत हुआ अंग्रेजों के साथ। सिख और मराठाओं के साम्राज्य को अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और जैसे इनको मुगल ने, इनका अंत मुगल में हुआ था और इनका अंत ब्रिटिश काल में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सिख एम्पायर के बारे में, देखते हैं कहाँ पे। देखिए सिख का एम्पायर यहाँ पे था, ये वाला देखिए पूरा भारत का क्षेत्र है, देखिए ये भारत का है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे दिख रहा है, ये पूरा ये हमारा भारत था। तो आज का भारत लगभग देखिए कुछ इस तरह का है, ठीक, ये कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा आज का भारत है, ठीक है। ये भूटान का क्षेत्र है, ठीक, ये छोड़ के फिर यहाँ छोड़ के फिर ये इंडिया का क्षेत्र आता है। तो यहाँ देखिए सिंह एम्पायर यहाँ पर था, ये पूरा क्षेत्र, कुछ नेपाल का भी क्षेत्र इन लोगों ने कब्जा किया था, और फिर यहाँ पे कश्मीर का क्षेत्र, फिर पाकिस्तान वाला पूरा क्षेत्र, फिर यहाँ अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र में भी वो सिख एम्पायर था। तो ये सिख एम्पायर तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये और यहाँ तक ये पूरे क्षेत्रों में सिख एम्पायर फैला हुआ था। तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या हुआ था। तो सिख वाज कंटेम्पोररी ऑफ मुगल। तो सिख कौन थे, मुगल के समकालीन थे। जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उसी समय सिखों का उदय भी उन्हीं के समय में हुआ था। तो थोड़ा सा देखते हैं, गुरु नानक थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिखों की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने की थी। ही इज द फाउंडर एंड फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको रखिए, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक जो थे सिखों धर्म की स्थापना करने वाले और पहले गुरु थे। ही वॉज बॉर्न इन ननकाना साहिब, तालवंडी, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु नानक जन का जन्म ननकाना साहिब तालवंडी, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। उनके पिता कुल्लू मेहता, मादर, उनके पिता का नाम कुल्लू मेहता था और मदर जो है तृप्ता था, उनकी माता तृप्ता थी। तो सिखों की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता था, जिनका जन्म नानक साहिब तालवंडी में हुआ था, जो कि इसमें पाकिस्तान में है। उनके पिता कुल्लू मेहता थे और मदर तृप्ता थी। उनके बाद एक्चुअली में सिख धर्म जो है की स्थापना गुरु नानक
गुरु नानक ने की थी। फिर उनके बाद जो है कुल मिला के 10 गुरु हुए थे। तो सिख को धीरे धीरे इन्हीं गुरुओं ने आगे बढ़ाया और अंत में 10वें गुरु के बाद दूसरे कोई गुरु नहीं हुए, तो 10 गुरुओं ने ही सिख को आगे बढ़ाया। तो पहले गुरु गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे, ठीक है, गुरु अंगद थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ हुमायूं। तो गुरु अहमद जो है हुमायूं के समय थे, ठीक है, जब हुमायूं बाबर के बाद था तो उस समय ये गुरु अंगद बने थे। ही इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट गुरुमुखी होती उसकी इन्होंने खोज की थी। उनके बाद जो है गुरु अमरदास हुए, फिर गुरु रामदास हुए। तो गुरु रामदास जो अकबर के समय आए, ही गेव लैंड इस्टेब्लिश्ड अमृतसर। तो अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर में जमीन दी थी, जहां पे उन्होंने अमृतसर का सबसे बड़ा गुरु पंजाबियों का या सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरुद्वारा है, अमृतसर में बहुत फेमस है। उनके बाद गुरु अर्जुन देव आए। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर। उन्होंने अमृतसर की जो स्थापना गुरु रामदेव ने की थी उसको कंप्लीट किया। ही कंप्लीट आदि ग्रंथ। उन्होंने ही आदि ग्रंथ। ही वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर। ये थोड़ा समझ लीजिए। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर का काम पूरा करवाया और उन्हें आदि ग्रंथ जो सिखों का धार्मिक किताब थी उसको कंप्लीट कराया, कंपाइल्ड कराया, उसको कंपाइल्ड कराया, मतलब उसका संग्रह करवाया आदि ग्रंथ का। लेकिन उसको जहांगीर ने मरवा दिया था। जहांगीर ने मरवा इसलिए दिया था कि जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था वह उसने बगावत कर दी थी। बगावत करने के बाद अर्जुन देव ने उसको शरण दे दी थी। शरण देने के कारण जो है जहांगीर ने जो है अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा दिया था, मरवा दिया था। ये ध्यान रखिएगा। उनके बाद आते हैं 6वें गुरु, गुरु हरगोबिंद। 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवाया था, ये ध्यान रखिएगा, अर्जुन देव को, 5वें गुरु को। गुरु हरगोबिंद, ही वॉज कॉल्ड एज सच्चा पातशाह। वह हरिगोबिंद अपने आप को सच्चा पातशाह, सच्चा भक्त का मतलब हुआ, पंजाबी का सच्चा भक्त कहा। ही कंस्ट्रक्ट अकाल तख्त। उन्होंने अकाल तख्त। ही कन्वर्टेड सिख इनटू फाइटर कास्ट। हरगोबिंद ने सिखों को धार्मिक से लड़ाके में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसके पहले वाले गुरु को जहांगीर ने मार दिया था और उन लोगों ने वो कुछ नहीं कर पाए थे। इसलिए अब ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो, इसके लिए उसके नेक्स्ट गुरु ने अपने जो सिखों को एक फाइटर कास्ट में बदला कि वो लड़ाके बनाए। उन्होंने अकाल तख्त एक समिति बनाई। एक अकाल तख्त क्या है कि वहां का एक प्रधान वो बनाया, जिसपे जो है उस अकाल तख्त के जो अध्यक्ष होते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं सिखों के धर्म से रिलेटेड, तो इसकी स्थापना कराई। उसके बाद गुरु हरि राय आए, फिर 7वें गुरु हरिकृष्ण आए। इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, इसलिए इनके बाद नहीं आता। फिर 9वें गुरु में देखिए, इनको भी मार दिया गया। गुरु तेग बहादुर हैंग ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। तो 2 गुरुओं को, 5वें को और 9वें को, 5वें को जहांगीर ने मारा और तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा। औरंगजेब ने इनको इसलिए मारा, इन्होंने तेग बहादुर को कहा कि तुम सिख से इस्लाम धर्म कबूल कर लो। इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, तो इसके कारण इनको मार दिया। बस ये गलती थी। 10वें गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह आए, जो अंतिम गुरु थे। ही वॉज द लास्ट सिख गुरु। ही फाउंडेड खालसा। आफ्टर हिम बंदा बहादुर टुक द कमांड ऑफ सिख। तो उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा का मतलब जो उनकी एक सेना होती थी सिखों की, क्योंकि इसके पहले अब वो सिख जो है लड़ाके बनना शुरू हुए थे, लड़ाई करना पहले वो धार्मिक नेता थे, लेकिन अब उनको लड़ाके बनाना शुरू किया था, तो उन्हीं को खालसा बोलते हैं।
इसके बाद बंदा बहादुर आए थे जो कि सिखों की कमांड लिए थे, लेकिन गुरु खत्म हो गए थे। कमांडर थे, सैनिक कमांडर थे सिखों के बंदा बहादुर। इनको भी मार दिया था औरंगजेब ने। ये था सिखों का, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मराठा एम्पायर के बारे में। ये मराठा एम्पायर देखिए यहाँ समय आता है। ये समय लगभग 1759 के समय मराठाओं जब अपने पीक पे आ गए थे, उस समय की बात की जा रही है, क्योंकि 1761 में जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, उसमें मराठाओं को काफी लॉस हुआ था। तो 1761 तक में वो लोग मराठाओं की साम्राज्य एकदम पीक पे था, मराठाओं का साम्राज्य बहुत पीक था। तो देखिए मुगलों के 1707 के बाद विघटन हुआ, तो इतने कम समय में देखो मराठाओं ने जो है पूरा इस इतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। ये यहाँ देखिए, यहाँ अफगानिस्तान पहुंच गए थे और यहाँ देखिए उड़ीसा पहुंच गए थे। ये पूरा इलाका उनके अंडर में था। यहाँ पे देखिए साउथ में ये लोग यहाँ तक पूरा आ गए थे, पूरे इलाका में उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। यह मराठाओं का एम्पायर था। मराठा काफी बड़ी शक्तिशाली हो गए थे। मुगल के बाद भारत में सबसे बड़ी शक्तिशाली मराठा ही हुए थे। और इनके बाद जो है फिर जब ये सब खत्म हुए, मराठा थे, यहाँ पे निजाम थे हैदराबाद, और बहमनी किंगडम खत्म होने के बाद निजाम शाही आ गई थी। तो मुगल के बाद जो है मराठा सबसे बड़े थे। इनके बाद ये सब खत्म करके फिर अंग्रेज पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। इनके बाद अंग्रेज आ गए थे। 1757 से उनका इतिहास शुरू हो जाता है, प्लासी की लड़ाई। फिर 1761 या 1761 में जो है बक्सर की हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने 1947 तक भारत में राज किया। ये सारा था। तो मराठाओं का ये एम्पायर आपने देख लिया, मराठाओं का इतना बड़ा एम्पायर था। ये पूरा मराठाओं का था। मराठाओं की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इस जगह पे, पूना के आसपास। यहाँ पे पूना जगह है, यहाँ से मराठाओं ने शुरुआत की थी। पूना यहाँ है शायद, यहाँ या यहाँ पर, पूना यहीं पे कहीं पर है। यहाँ से शुरुआत करके मराठाओं ने इतने बड़े साम्राज्य पे कब्जा किया, यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी स्थापना शिवाजी ने की थी। देखते हैं इनके बारे में। मराठा, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट इमर्ज इन द फेडिंग शैडो ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज मराठा। ये क्या है? सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, एक सबसे महत्वपूर्ण ताकत जो है मुगलों की डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी की परछाई से निकलता हुआ, मुगल डायनेस्टी खत्म होते हुए उसके बाद सबसे बड़ा एम्पायर यही आया, मराठा आया। ये कहने का मतलब है। शिवाजी एंड राइज ऑफ मराठा, तो शिवाजी और मराठाओं का उदय की बात की जाती है। तो 1674 में शिवाजी ने शुरुआत की। अब क्या है शिवाजी के बारे में थोड़ा। बॉर्न इन द हिल फोर्ट्रेस ऑफ सिवनेर इन पूना ऑन February 1960-30, बिलोंग टू द भोसले क्लान ऑफ मराठा। शिवाजी के बारे में है कि वह 1630 में जो है पूना में, मुंबई के पास पूना जगह है, वहां पे पैदा हुए थे। किस में? उनके वंश का नाम था भोसले वंश था, आशा भोसले, ठीक है, उस तरह का समझ लीजिए। तो भोसले जो वंश था उसी के साम्राज्य, उसी के परिवार से था, उन्हीं के उसी जाति भोसले जात से थे शिवाजी। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, उनके पिताजी के नाम थी शाह भोसले। वो कौन थे? वाज ए मिलिट्री कमांडर अंडर द निजाम शाही रूलर ऑफ अहमदनगर। देखिए हमने अहमदनगर की बात की थी बहमनी किंगडम में। तो उनके पिताजी बहमनी अहमदनगर के निजाम शाही जो रूलर थे उसके अंदर एक सैनिक कमांडर थे। बट आफ्टर द फॉल ऑफ अहमदनगर ही हैड ट्रांसफर्ड ही सर्विस टू बीजापुर। तो जब अहमदनगर खत्म हो गया तो उन्होंने
अपने आप को बीजापुर में ट्रांसफर कर लिया जो, और बीजापुर में वो नौकरी करने लगे। तो शिवाजी के पिताजी एक सैनिक कमांडर थे, बाद में फिर उन्होंने बीजापुर में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था, इम्पोर्टेंट रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उनकी माता का जीजाबाई नाम था, ये क्वेश्चन आ जाए, हु इज जीजाबाई? जीजाबाई इज द मदर ऑफ शिवाजी। ठीक है, उनके पिता से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम उनकी माता ने किया था, इसलिए शिवाजी की लाइफ में, उनके इतिहास में जीजाबाई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस रखती थी। तो यू शुड नो अबाउट द जीजाबाई, हु इज जीजाबाई एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जीजाबाई इन द शिवाजी लाइफ and the formation of rise of Maratha. He contributed a lot to the rise of Maratha kingdom. और पढ़िए, शिवाजी was greatly influenced by the Jijabai, his mother, Dadaji Kaundev, his teacher, Guru Ramdas, Tukaram, भक्ति संत, द रामायण एंड महाभारत ऑन द डेवलपमेंट हिज पर्सनालिटी। ये कहने का क्या मतलब हो, शिवाजी के जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनकी माता जीजाबाई का था, उसके बाद उनके गुरु दादाजी कोंडदेव, उसके बाद गुरु रामदास, फिर तुकाराम, उस समय के भक्ति संत थे महाराष्ट्र के, उनका प्रभाव था। उसके बाद रामायण और महाभारत की जो कहानियां थी उनकी माता उनको बचपन में सुनाया करती थी, जिसको सुन के वो बड़े हुए थे। इन सब चीजों का उनके लाइफ पे बड़ा प्रभाव पड़ा और इन्हीं सब प्रभावों से प्रभावित होकर वो आगे बढ़े। ये सब बताने का मतलब था। ही डाइड ड्यू टू फीवर इन 60 एट द एज ऑफ 50। तो और वो उनकी मृत्यु 1660 में हो गई थी, ठीक 58 साल की अवस्था में। उनके मरने के बाद उनका पुत्र संभाजी शासक बना, लेकिन वह थोड़ा सा बहुत हठी और जिद्दी किस्म का था, इसलिए उसको शासक बनाने के लिए काफी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वह बन ही गया था। सन ऑफ हु वाज डिफीटेड बाय मुगल कमांडर मुकर्रब खान एंड वाज किल्ड। तो उस समय जो है शिवाजी के बाद जो है उसका लड़का संभाजी बना था, लेकिन उसको मुगल कमांडर मुकर्रब खान ने हरा दिया था, जो कि औरंगजेब का कमांडर था। क्योंकि औरंगजेब और शिवाजी के में काफी लड़ाइयाँ हुई थी। औरंगजेब शिवाजी को कभी पसंद नहीं करता था, और औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को दिल्ली में बुलाया था, शिवाजी को कैद कर लिया था। कैद करने के बाद शिवाजी किसी तरह जो है वहां से धोखे से भाग आए थे। ये काफी बड़ी कहानी है शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई की। तो लेकिन वो अंत में मर गए। फिर उनका लड़का संभाजी बना, उसको शिवाजी ने जो है औरंगजेब के कमांडर ने उसको मार दिया। उसके बाद उसके मरने के बाद और संभाजी मारने के बाद संभाजी के लड़के और उसकी विधवा को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था। फिर राजाराम, जो उसका नाम साहू था, संभाजी का लड़के का नाम साहू था, उसको कैद कर लिया गया था। उसके बाद संभाजी का दूसरा भाई राजाराम गद्दी पे बैठा। यंगर ब्रदर ऑफ संभाजी हु नेवर सेट ऑन द थ्रोन एज ही क्लेम दैट ही वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ साहू। साहू कौन था? संभाजी का लड़का था। तो राजाराम ने कहा वह कहा कि वह गद्दी पे कभी नहीं बैठा। उसने ये कहा कि मैं संभाजी के लड़के साहू के नाम पे शासन कर रहा हूँ, मैं वास्तविक में शासक नहीं हूँ, लेकिन मैं साहू जी है नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं यहाँ पे शासन कर रहा हूँ और जैसे ही वो आएंगे मैं हट जाऊंगा। ये कुछ कहने की बात है। उसके बाद क्या हुआ? राजाराम की मृत्यु हो गई 1700 में, राजाराम डाइड। फिर उनकी जो विधवा थी ताराबाई ने मराठा की कंट्रोल अपने नाम ले ली और राजाराम का जो छोटा बेटा था शिवाजी सेकेंड, उसके नाम पे वह
शासक करने, केयर टेकर बन गई, मतलब अपने लड़के को, छोटे लड़के को राजा बना के उसकी देखभाल, उसके नाम पे ताराबाई शासन करने लगी। फिर क्या हुआ, बट सी वॉज डिफीटेड बाय साहू। तो हुआ क्या कि 1707 में, 1700 में राजा राम मरे, फिर विधवा, तो 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब ने क्या किया था, साहू को कैद कर रखा था। औरंगजेब जब मरा उसके बाद बहादुर शाह बना, तो बहादुर शाह ने जो है साहू को, जो उसके लड़के को छोड़ दिया, उसने साहू को छोड़ दिया। तो साहू जैसे ही मराठा में आया तो ताराबाई और साहू में लड़ाई शुरू हो गई गद्दी के लिए, क्योंकि ताराबाई गद्दी छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो साहू दोनों में लड़ाई हो गई। फिर बाद में साहू जो है एक कमांडर था बालाजी विश्वनाथ, उसकी सहायता से ताराबाई को हरा देता है और ताराबाई साम्राज्य छोड़ के फिर कोल्हापुर चली जाती है और वहां पे एक कोल्हापुर की रियासत की स्थापना करके वहीं से वो शासन करने लगती है। ठीक है, अब साहू बनते हैं मराठा की मेन, जो कि पुणे में होती है, पूना से ही संचालित होता है मराठा। पुणे उनकी राजधानी होती है, तो वहीं से तो फिर साहू बनते हैं। 1707 की बात इसलिए कर रही कि औरंगजेब के मरने के बाद इनको छोड़ दिया गया। द पीरियड वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय द ascendancy ऑफ lineage ऑफ चित्पावन ब्राह्मण मिनिस्टर हु हेल्ड द टाइटल ऑफ पेशवा। तो ये कहने का मतलब है कि जैसे ही साहू मराठा के राजा बनते हैं तो उनके साथ ही साथ एक पेशवा नामक प्रधानमंत्री का उदय हो जाता है, क्योंकि साहू को सत्ता बालाजी विश्वनाथ के ने दिलवाई थी और बालाजी विश्वनाथ जो है एक चित्पावन ब्राह्मण थे। बाद में साहू ने उनको अपना पेशवा या प्रधानमंत्री बना लिया था और बाद में साहू सिर्फ नाम मात्र राजा थे। उसके बाद जो भी पेशवा आते रहे, रियल पावर उनके हाथ में रही और एक के बाद जो है यही सब सत्ता चलाते थे। और अंत में जैसे ही साहू मर गए तो पूरी सत्ता की बागडोर पेशवाओं के अंडर में आ गई, ये कहने का मतलब है। उसके बाद कई पेशवा हुए, वो सारी चीजें हैं। तो कहने के बाद मराठाओं में साहू के बाद मराठा कुल के, भोसले कुल के जो राजा खत्म हो गए थे, बाद में उनकी जगह पेशवाओं ने ले ली, जो कि शुरुआत में क्या थे, प्रधानमंत्री थे, मराठाओं के प्रधानमंत्री थे। तो यही कहने का मतलब है। एंड वर्चुअली कम टू कंट्रोल सेंटर अथॉरिटी इन द मराठा स्टेट, और वो अंत में वर्चुअली अप्रत्यक्ष रूप में मराठा शासन की पूरा कंट्रोल उनके अंडर में आ गया था। द फर्स्ट इन दिस वाज बालाजी विश्वनाथ। ये यही से बालाजी विश्वनाथ साहू को, इसमें फर्स्ट कौन था, इन बालाजी विश्वनाथ हु हैड हेल्प साहू इन हिज राइज ऑफ पावर। तो उन्होंने साहू को सत्ता में स्थापित करने में जो मदद की थी, उसी के बदले में इनको प्रधानमंत्री बनाया था। और बाद में फिर इनके लड़के, फिर उनके लड़के, उनके लड़के, एक के बाद एक हेरेडिटी वंशानुकूलक पेशवा की पोस्ट चली गई, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जो भी काबिल होते थे उनको पेशवा बनाया जाता था, न कि उनके लड़कों को बनाया जाता था। लेकिन इनके बाद एक के बाद पेशवा उनके लड़के ही बनते गए। ये था। ये यहाँ था, ये साहू के समय तक चला था। छत्रपति साहू जी महाराज जो कि फेमस है, छत्रपति साहू जी महाराज, जो कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी है छत्रपति साहू जी महाराज, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, साहू के महाराज पे। जो मराठा के अंतिम शासक थे छत्रपति साहू जी महाराज, क्योंकि इनको जो है छत्रपति साहू जी महाराज की उपाधि जो है बहादुर शाह ने दी थी, इसलिए छत्रपति साहू जी कहलाए थे। फिर क्या देखिए, अब हम पेशवाओं के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पेशवा क्या था, पेशवाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पेशवा कौन कौन थे। तो पेशवाओं की शुरुआत में देखते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट तो यही थे, बालाजी विश्वनाथ ही। बालाजी विश्वनाथ इंपॉर्टेंट तो यहीं से शुरू होती है, लेकिन इनसे पहले भी पेशवाओं के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या था। तो सोनोपंत दाबेर फर्स्ट
अनऑफिशियल पेशवा। तो सोनोपंत दाबीर जो है पहला, अनऑफिशियल मतलब उनको प्रधानमंत्री या पेशवा नहीं कहा जाता था, लेकिन उन्होंने पेशवा जैसा काम की शुरुआत की थी। उसके बाद श्यामपंत कुलकर्णी रंजेकर, उनके बाद श्यामपंत कुलकर्णी रंजेकर हुए, वाज द पेशवा अंडर शाहजी भोसले। शाहजी भोसले कौन था? शाहजी भोसले कौन थे? शिवाजी के लड़के, सॉरी शाहजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। तो उनके अंडर में जो है ये पेशवा हुए थे, एक ऑफिशियली थे या अनऑफिशियल थी। उसके बाद मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले वो हुए थे, इनको किसने बनाया था? छत्रपति शिवाजी ने इनको मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले को जो है पेशवा बनाया था। फिर मोरेश्वर पिंगले संभाजी बनाया था, शिवाजी के लड़के ने, संभाजी ने इनको मोरेश्वर पिंगले को पेशवा बनाया था। उसके बाद कौन था? रामचंद्र पंत आमत, रामचंद्र पंत आमत्य था पेशवा, राजा राम ने बनाया था संभाजी के मरने के बाद। एंड व्हेन राजा हैड टू एक्सेप्ट टू गिंजी इन 1689 ही गेव हुकूमत पन्हा टू पंत बिफोर हिम। ये कहने का मतलब क्या है कि पिंगले थे संभाजी के बाद, फिर राजा राम संभाजी के बाद शासक बने, लेकिन जैसे ही राजा राम शासक बने तो औरंगजेब के कमांडर ने संभाजी को मारा था, फिर राजा राम के ऊपर भी अटैक कर दिया था। तो संभाजी की जो विधवा थी उन्होंने राजा राम से कहा कि आप पूना छोड़ के चले जाइए। पूना से उन्होंने गिंजी एक जगह वहां पे उनको भेज दिया था और वो खुद लड़ती रही, बाद में वह अरेस्ट होके चली गई, तो राजा राम बच गए थे। तो राजा राम जी जब छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने अपनी जगह किसको बताया? राजा राम हैड टू एस्केप, गिंजी एक जगह है वहां पे चले गए थे। तो राजा राम अब जाने से पहले ये जो पेशवा थे आमद पंत, रामचंद्र पंत थे, इनको राजा की उपाधि दे दी थी, कहे कि अब आप जो है हमारे बाद राजा का काम करेंगे, मैं जा रहा हूं, आप ही सत्ता की देखभाल करेंगे। बाद में पंत आमत्य को मार दिया गया था, पकड़ लिया गया था, मार दिया गया था, ये कहने का मतलब है। इनके बाद फिर बालाजी विश्वनाथ आते हैं भट्ट, इनका पूरा नाम बालाजी विश्वनाथ भट्ट था। ही मेड पोस्ट ऑफ द पेशवा हेरिडिटी, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा को वंशानुकूल, हेरिडिटी का मतलब वंशानुकूलित बना दिया कि अब इनके बाद इनका पुत्र, उनके बाद फिर उनका पुत्र, ऐसे चले। एंड मेकिंग द पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल वन द मराठा एडमिनिस्ट्रेटर। तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा की पोस्ट को वंशानुकूलित बना दिया, जैसे राजा के बाद उसका लड़का राजा बनता था मराठों में, इसी तरह पेशवा के बाद उनका लड़का पेशवा बनता था, कुछ इस तरह का पैरेलल सत्ता स्थापित कर दी। और उन्होंने मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अब सबसे ताकतवर पेशवा हो गए थे, ये कहने के बाद। उसके बाद इनके बनने के बाद उनका लड़का बाजीराव फर्स्ट आया था, बाजीराव फर्स्ट। ही वॉज मोस्ट फेमस ऑल 9 पेशवा, सारे 9 पेशवाओं में बाजीराव पहला फर्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस था, प्रसिद्ध पेशवा था। उसके बाद आया बालाजी बाजीराव, इनके बाद बालाजी बाजीराव प्रथम आए। ड्यूरिंग दिस टाइम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इनकी समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान। बालाजी बाजीराव थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी बिटवीन 1761 में, किसमें? मराठाओं के साथ और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी, जिसमें मराठा हार गए थे, जिसमें इनकी काफी सेनाएं मारी गई थी। उनके बाद मरने के बाद फिर माधवराव आए, माधवराव के बाद फिर रघुनाथ राव, फिर नारायण राव, फिर से रघुनाथ राव आ गए नारायण राव के बाद। उसके बाद ठीक है, 2 बार हो गया। फिर सवाई माधवराव आए,
ठीक है, माधवराव सवाई माधवराव आए, उसके बाद बाजीराव सेकेंड आए, ठीक, बाजीराव फर्स्ट। यहाँ तो अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकेंड। उसके बाद वो कौन थे? रघुनाथ राव के पुत्र थे और लास्ट पेशवा थे। इसके बाद अंग्रेजों ने पेशवा पोस्ट ही खत्म कर दी और इनके दत्तक पुत्र, इनके द्वारा जो गोद लिए पुत्र थे जिनको नाना साहब कहा था, नाना साहब, ठीक, बाजीराव सेकंड से इनको पेंशन देके कानपुर भेज दिया गया था। अंग्रेजों ने इनकी पोस्ट को खत्म करके इनको कानपुर, पुणे से कानपुर भेज दिया था। बाद में 1857 में कानपुर में जो है इनके दत्तक पुत्र, जो इनके गोद लिए पुत्र नाना साहब थे और तात्या टोपे के साथ 1857 की लड़ाई कानपुर में इन्होंने लड़ा था, यहीं से थे। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, जो कि बाजीराव को अंग्रेजों ने लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मराठा को खत्म कर दिया था और इनको पेंशन दे दिया था कि अब आप पेशवा नहीं रह गए, बस नाम भर के पेशवा हैं, आपको पेंशन लीजिए और चुपचाप राजगद्दा छोड़ के जाइए। ये था मिडिवल हिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ है। अब इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा इससे जुड़ी चली है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे उसमें विदेशी शासकों में मोस्ट ऑफ उसमें हम अंग्रेजों के बारे में डिस्कस करेंगे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 के बाद जो सारी कार्रवाइयाँ हुई थी उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन 1857 से पहले अंग्रेज भारत कब आए, उसके बाद उनकी जर्नी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे उसमें डिस्कस करेंगे, फिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में करेंगे। तो कुल मिला के हम लोग 1947 तक का इतिहास देखेंगे। इसके बाद टिल देन थैंक्स।